जेईई के बच्चों के लिए अभी आपके माइंड में ऐसा क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ये दिक्कत आती रहती है कि मुझे तो काफ़ी बैकलॉग्स हो गए हैं, मुझसे जेईई तो नहीं होगा एंड मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मुझसे भी जेईई नहीं हो पाएगा। सो उनके लिए लाइक ये रात में पढ़ना चलेगा क्या, या फिर उनको ये हैबिट चेंज करके सुबह के 5 बजे जागो एंड देन पढ़ाई करो, ये करना चाहिए? क्योंकि अभी जेईई मेंस आ रही है। सो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इस कंफ्यूजन में कि अब मैं जेईई मेंस का फोकस करूँ या फिर बोर्ड्स की तैयारी करूँ। सो इस पे आपका क्या कहना है? हेलो एवरीवन, ध्रुवा मेंटोर्स ब्रिंग टू यू टॉपर सीरीज, जिसमें हम जेईई टॉपर्स एंड नीट टॉपर्स से इंटरेक्शन करेंगे एंड हम वो राज जानने का ट्राई करेंगे, वो स्ट्रेटेजीज जानने का ट्राई करेंगे, जिससे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट 11th 12th का स्टूडेंट किसी तरीके से प्रिपरेशन करता है एंड वो समहाउ आईआईटीज एंड एम्स जैसे कॉलेजेस तक पहुंच पाता है। सो टुडे आई एम प्रियांशु शर्मा एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड हमारे साथ है अभिमन्यु कुमार, वो आईआईटी पटना से हैं एंड ही क्वालिफाइड हिज जेई मेंस एंड जेई एडवांस इन द ईयर 2023 एंड उन्होंने ये एग्जाम अपने 12th के एग्जाम के साथ ही क्वालिफाई किया एंड जस्ट फ्रॉम अ लोकल कोचिंग, and he is from Bihar actually and qualifying from a local coaching in his current year. That's a great achievement. So let's hear it from Abhimanyu. Hello Abhimanyu. Hello everyone. This is Nirmal Kumar from IIT Patna. I am currently in third year doing my BTech degree plus MBA integrated world degree. Let's deep dive into the session. You told you are doing your BTech plus MBA degree. Like, what is this MBA Uh, degree? Means it is a kind of dual degree, integrated world degree. It means BTech plus masters. In masters हमें MBA कराया जाएगा ऐसा. Okay. Thank you for coming to this Topper Talk series. So let's deep dive बिल्कुल. with this session. हम जानना चाहेंगे कि लाइक आपका प्रिपरेशन जर्नी जेई के बारे में, लाइक आपको मालूम कब चला, आपने प्रिपरेशन कब शुरू किया? हाँ है. तो सबसे पहली बात ये थी कि जब मैं 9-10 में था तो मुझे जेई के बारे में कुछ नहीं पता था. तो मैं एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहता था. अच्छा। तो जिस कोचिंग से मैं एनडीए का प्रिपरेशन करने जाता हूँ तो वहाँ पे पता चलता है जेई भी हो रहा है. जेई नाम का भी कोई चीज है. उस टाइम मुझे फर्स्ट बार पता चला था. ऐसे मुझे पैसिनेटेड नहीं थे हम उस अबाउट कि जेई मुझे देना है ऐसा कुछ. मैं एनडीए के लिए कुछ तैयारी करने वाला था. तो मैं अपना कोचिंग में जाता हूँ तो सारे लोग जेई की तैयारी कर रहे होते हैं कि सब जेई देना है सबको. तो मैं सोचता हूँ मैं भी दे दूंगा अगर तैयारी कर रहा हूँ इसी कोचिंग में हम्म। पढ़ के. तो वहां से मुझे पता चलता है कि कुछ जेई भी होता है. ओके। देन आपने सेम कोचिंग से जेई भी करी एंड 9th and 10th सेम कोचिंग से आपने पढ़ाई करी है? हाँ हाँ. हाँ ओके। मैंने 9-10 और जेई की प्रिपरेशन सेम कोचिंग से की थी. ओके। एक लोकल सी कोचिंग है थी गया में ही हमारे होम टाउन में, शिवम क्लासेस. तो वहां से मैं प्रिपरेशन की. ओके, सो आपका नेटिव एरिया कौन सा है, मतलब आप कहाँ से हैं वैसे? मैं तो गया से हूँ बिहार. गया बिहार, ओके। हाँ. फिर भी आपको आपने ये कर दिखाया, वो भी बिहार से होते हुए, सेम सिटी से लोकल कोचिंग एंड स्टिल करेंट ईयर में आपने जेई क्वालिफाई किया एंड मेंस भी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड। हाँ. ऐसे मुझे भी घर से ऑप्शन मिली थी कि क्या तुम बाहर जाना चाहोगे अगर किसी का प्रिपरेशन करना चाहते हो. तो मैं पहले डेटा देखा था तो मैं ये एनालाइज किया था कि बाकी जगह जो बड़े बड़े कोचिंग होती है वहाँ पे सक्सेस रेट 0.1% होती है. मीन्स 100 बच्चों में एक बच्चों का आईआईटी होगा ऐसा डेटा से पता चलता था. बट हमारी कोचिंग में मैं क्योंकि 9-10 इधर से ही किया था तो मुझे ये पता था कि अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 8-9 हो जाती है. 8-9 की सिलेक्शन हो जाती है. आईआईटी में नहीं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी ऐसे कॉलेज में हो जाती है. तो मैंने सोचा कि इधर से ही प्रोसीड करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है. और मैं यहाँ पे सारे टीचर से फेमिलियर था तो देन आई ओके। प्रोसीड है. दैट्स वेरी गुड अभिमन्यु। अच्छा, मैं जेई के बच्चों के बारे में, लाइक वो जेई के बच्चे अभी वीडियोस देख रहे होंगे, सो मैं जानना चाहूँगा कि हाँ. जेई के बच्चों के लिए अभी आपके माइंड में ऐसा क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जैसे भी जो भी तैयारी कर रहे हो वो खुद को अपने आप को अलाइन रखे कोर्सेज से कि मैं किधर चल रहा हूँ, कब मेरी ये खत्म होगी. मतलब जिस टाइमलाइन होता है उसके साथ चले कि हाँ मैं उसके साथ चल रहा हूँ कि नहीं. ऐसा तो नहीं मैं बहुत पीछे चला गया हूँ ऐसा कुछ. एक बहुत बड़ी डाउट होती है जेई एस्पिरेंट्स के, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है, वो है बैकलॉग। उनको हमेशा हाँ. जस्ट लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम ऑल अदर्स। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं खुद अपना एक पहले का कहानी बताता हूँ देन आफ्टर इस क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. तो पहले तो ऐसा होती थी कि जिस टाइम मैं आज से 3 साल पहले मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था. मतलब यूट्यूब या अकेडमी बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था आपकी प्रिपरेशन में. तो मैं फुल्ली डिपेंडेंट था अपनी ऑफलाइन कोचिंग पे. तो मैं पूरे 2 साल की जर्नी में मात्र 2 बार कोचिंग छोड़ा हूँ 2 दिन. फुल 2 साल की जर्नी में. तो ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि कुछ चीज बैकलॉग होते हैं कि अगर हाँ कुछ बैकलॉग हो गए हैं तो, और वो भी बहुत अर्जेंट था दिन आफ्टर मुझे छोड़ना पड़ा. ऐसा कुछ कंपलसरी होता तो
तभी छोड़ना पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी को बैकलॉग क्रिएट करना चाहिए ही नहीं। बट अगर बाई चांस हो जाती है तो उसे मैं ऐसा कहूँगा कि आप जो आपकी कोचिंग्स में चल रही है, आप उसके साथ चलें। ऐसा नहीं है कि मैं बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ और आपकी कोचिंग फिर से आगे बढ़ गई। तो जो अभी आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, फिर से बैकलॉग बन जाएगी। तो आप पहले कोचिंग के साथ अलाइन रहें, देन आफ्टर जब जैसे संडे को आपकी कोचिंग नहीं होती है या कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल के वो सारे चैप्टर को कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी जो करंट चैप्टर चल रहे हैं आपकी कोचिंग बुक से छोड़ के आप दूसरे चैप्टर स्टार्ट कर लो। Okay. So the one thing to note down is कि अभिमन्यु ने क्लासेस नहीं मिस की थी एंड ये बहुत बड़ा उनका रीज़न रहा है कि बैकलॉग्स उतने ज़्यादा उनके स्टैक नहीं हुए एंड इवन उनके अगर बैकलॉग्स आए भी तो उन्होंने सैटरडे संडे जब वेकेशंस होती है या फिर होली हुई दिवाली हुई उस टाइम इन्होंने कवर कर लिया सो इनके बैकलॉग्स बस कि वो बढ़ते नहीं गए वो इन्होंने ट्राई किया कि जितना स्लो रेट से बढ़े या फिर बढ़े ही ना सो उस पर फोकस किया सो द मेन थिंग इज कि आपको रेगुलर रहना है कंसिस्टेंट रहना है तभी इसका कोई सोल्यूशन हो पाएगा ओके बेसिकली और सबसे बड़ी बात तो एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आज के बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन है जो कि ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें तो बहुत कम चांसेस होती है कि बैकलॉग क्रिएट हो, क्योंकि आप तो कभी भी नोट्स या वीडियो देख सकते हो और आप जी कभी भी पढ़ सकते हो, ऐसा सिचुएशन होती है। राइट तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि सबसे पहले आप बैकलॉग क्रिएट होने ही ना दो। ओके Abhimanyu, apart from backlog, there is another issue that is about motivation. लोगों को लगता है कि हम वो एनी टाइम फील करना शुरू कर देते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा मैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूँ स्ट्रेस लेने लगते हैं उनको लगता है कि जे एडवांस तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है तो मेरा तो नहीं होगा आई एम नॉट फ्रॉम समवन हु इज़ टॉपर जिनसे ये एग्ज़ाम निकलने वाला है सो आपका क्या कहना है मोटिवेशंस के ऊपर मैं तो बस यही कहूंगा कि जैसे अंदर का मोटिवेशन ही होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ऐसा कि कुछ का मोटिवेशन, और जैसा आपने मेंशन किया कि जे एडवांस बहुत हार्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सच में देखोगे कि क्या नंबर लाने पे सिलेक्शन हो रही है, तो आपको लगेगा कि बहुत कम 25 to 30% नंबर में सिलेक्शन हो जाती है, अच्छी मतलब नॉर्मल डिसेंट सी कॉलेज मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपसे एकदम नहीं होगा। बट अगर कभी भी आपको लगे किसी टाइम, मतलब मैं ऐसा किया करता था कि अब तो मेरे से नहीं हो रहा, बहुत सारा चीज एकदम एक साथ आ गया है, तो मैं ऐसा करता था कि मैं रेस्ट कर लेता था, एक दिन का फुल रेस्ट है। जैसे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो, देन आफ्टर रीस्टार्ट करता था मैं प्रिपरेशन को। तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर बहुत लोगों को बहुत कुछ होता होगा कि अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं थोड़ा गेम खेल लूँ देन आफ्टर रीस्टार्ट करूँ तो वो कुछ ज्यादा अच्छा हो जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या जिसमें आपका मन लगे वो करो कुछ दिन, मतलब कुछ घंटों के लिए, देन आफ्टर रीस्टार्ट करो। और अंदर से ही मोटिवेशन होती है, और कोई हार्ड एग्जाम नहीं है थोड़ी सी हार्ड एग्जाम, बट अगर कर रहे हैं प्रिपरेशन, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, प्रॉब्लम लगा रहे हैं, देन हो जाती है। सो द मेन थिंग इज कि इन्होंने बताया कि हमारा वो इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए एंड दिस इज वेरी वेरी की फैक्टर एक्चुअली क्योंकि जब हमारा इंटरनल मोटिवेशन होता है जब हमें समझ में आ रहा होता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं लाइक दे आर कटिंग देयर ओन वन टाइम फूड एंड हमारे लिए इतना फंड कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से पढ़ाई कर ले सो वो मोटिवेशन हमारा इंटरनल होना चाहिए खुद से समझ होनी चाहिए कि नहीं अगर हम 2 साल इसके पीछे डेडिकेट कर रहे हैं 2 साल अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम कैसे नहीं होगा सो एक तरह का वो हाँ, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए एक खुद का एटीट्यूड होना चाहिए कि ठीक है एग्जाम टफ है पर क्या हम इतने कमजोर है कि हम नहीं कर सकते हैं सो दैट इज द इंटरनल मोटिवेशन यू हैव टू ब्रिंग वो मोटिवेशन नहीं जो यूट्यूब वीडियो से देख लिए 2-3 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए फिर वो 10 2-3 घंटे 4 घंटे एटमैक्स एक दिन 2 दिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा सो द थिंग इज कि आप अपना इंटरनल मोटिवेशन बिल्ड कीजिए आप अपने सराउंडिंग को एनालाइज कीजिए आप फादर को देखिए उनसे काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी एंड द सेकेंड थिंग अभिमन्यु मेंशन्ड इज टू टेक ब्रेक जब आपको ऐसा फील होने लगे कि काफ़ी ज़्यादा आप डीमोटिवेट हो रहे हो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं सो द बेटर ऑप्शन इज टू टेक ब्रेक ब्रेक लीजिए अगर आप गेम से स्ट्रेस फ्री फील करते हो तो थोड़ा गेम खेल लीजिए या थोड़े गाने सुन लीजिए या किन्हीं से बात कर लीजिए द वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कि आप किन्हीं से बात कीजिए किन्हीं से शेयर कीजिए वो चीज़ें कि मुझसे नहीं हो रही है तो इसे कैसे डील करूँ मे बी वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कोई भी हो यू जस्ट शेयर इट तो इससे आपको वो स्ट्रेस या फिर वो डीमोटिवेशन कम हो जाएगा एंड यू विल अगेन you will do it a fresh or restart okay yeah, Abhimanyu so apart from motivation and this backlog issue एक और इशू आती है वो है कंसिस्टेंसी का
बच्चे लोग परेशान होते रहते हैं कि आज तो मैंने 6 घंटे पढ़ाई की है, अगले दिन मैंने 10 घंटे पढ़ाई किया, पर उसके अगले दिन मैंने 2 घंटे ही पढ़ाई किया। सो कंसिस्टेंसी का भी इशू उनको आते रहता है। तो आप अपना कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते थे एंड उनको क्या राय देना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे होती है कभी-कभी, जब मैं भी पहले मेंशन किया कि अगर खुद का इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, तो जैसे आप 2 मिनट का मोटिवेशन वीडियो देख लिए, तो आप आज पूरे एनर्जेटिक फील करोगे कि हाँ, ठीक है, मैं आज तो पूरा 10 घंटा ये लेक्चर देख लूँगा, वो लेक्चर देख लूँगा, फिर ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। तो इस टाइम आपको लगेगा, फिर अगले दिन आप फिर से वही 1-2 घंटे पढ़ोगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप देखो कि मुझे, जैसे कभी ऐसा लगता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं मेनली जो पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आप लास्ट में उसे रखो जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जैसे मुझे मैथ में बहुत इंटरेस्ट थी, तो मैं ऐसा करता था कि जो स्टार्टिंग सुबह होती थी तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को जल्दी खत्म कर देता था, और रात होने वाली लगती थी तो मतलब जैसे बॉडी रेस्ट मांगने लगता है, तो उस टाइम में मैंने सोचता था कि नहीं, अब तो मेरा मैथ सब्जेक्ट है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तो उस टाइम आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। और ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे ही पढ़ो। मैं तो अपने पूरे प्रिपरेशन में 7-8 घंटे ही मतलब डेली पढ़ता था। और ऐसा नहीं कि आप अगर 1-2 दिन नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ा कुछ हो जाता है। कोचिंग करो, क्लासेस अटेंड करो, जहाँ से भी आप करें, ऑनलाइन ऑफलाइन नो मैटर, बट वो आप तो डेली करो ही। उसे तो मैं नहीं छोड़ना बोलूंगा कि आप किसी दिन छोड़ दो। वो तो एटलीस्ट करो। अगर आपकी मन नहीं है तो आप 1 घंटे ही रूम पे पढ़ाई करो या घर पे पढ़ाई करो। उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो 1-2 दिन के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ। तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं पहले ही मेंशन किया कि खुद को अलाइन रखो कि मैं इतने दिन में ये करूंगा, उतने दिन में वो करूंगा। तो ऐसे अलाइन रखो खुद को। ओके अभिमन्यु, दैट्स गुड थिंग, पर एक और मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मतलब कंफर्ट फील हो जब आप पढ़ो। ऐसा है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि रात में पढ़ना सही नहीं है या दिन में पढ़ना सही नहीं है। ये तो टोटली इंटरनल आपके फैक्टर है। आप जब भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे साथ ही जो प्रिपरेशन करते थे लोगों ने को मैं देखा हूँ कि मैं तो खुद सुबह में प्रिपेयर करता था। मैं 9, 10, 11 बजे तक सो जाता था मैक्सिमम। तो बट मैं बहुत लोगों को अपना देखा हूँ कि वो लोग रात में पढ़ते थे। बट अगर इफ आप चेंज कर सको, देन सुबह में प्रिपरेशन करनी अच्छी होती है। क्योंकि अल्टीमेट जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको सुबह में देनी होती है। ये तो वहाँ पे आप पे एक मतलब आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि जी। जब आप जिस दिन एग्जाम देने वाले हो तो उसके एक दिन पहले आपको अगर रात में नींद नहीं आई, दिन में भी आपका एग्जाम खराब हो सकता है। राइट। इसलिए ऐसा कोई इशूज नहीं है कि आप रात में पढ़ो या दिन में पढ़ो। या ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो सभी को ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो अभी बच्चे ट्वेल्थ में हैं या ड्रॉपर में हैं, जिनको 4 महीने बाद एग्ज़ाम देने हैं जेई मेन सेशन वन का। उनको लिए ये खास ध्यान रखना होगा, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आपका हैबिट बना हुआ है कि मैं रात के 1 बजे सोऊंगा एंड सुबह के 9 बजे जागूंगा, तो ये एक तरह का हैबिट हम में बिल्ड हो जाती है, ड्राइव होती है एवरी डे का। सो अगर आपका एग्ज़ाम है तो नेक्स्ट डे भी आपको उस टाइम ऐसा होगा कि रात में आप 12 बजे 1 बजे जब आप सोते हो या जिस टाइम आप पढ़ाई करते हो, उस टाइम आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एंड सुबह में आप जागते हो, उस टाइम अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो डेली, तो उस टाइम आपका माइंड इनएक्टिव रहेगा। तो द थिंग इज़ कि अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे होता है, सो ट्राई कि आप एग्ज़ाम से 20 दिन पहले से ही 9 बजे पढ़ाई करने का ट्राई कीजिए। क्योंकि वो 20 दिन में क्या होगा, एट दैट पार्टिकुलर टाइम आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो जाया करेगा। एंड सेम थिंग एग्जाम में भी होगा। एग्जाम सुबह 9 बजे है, आप चूंकि पिछले 20 दिनों से 9 बजे पढ़ाई करते थे, सो एग्जाम के टाइम आपका माइंड हाइपर एक्टिव रहेगा एंड आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो ये चीज़ हाँ। मेंटेन करना हम्म। है। एंड जैसा अभी मन्नू ने बताया, आप दिन में पढ़िए या रात में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर रात में आप पढ़ने वाले हैं तो एग्ज़ाम से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले ये हैबिट चेंज कर लीजिएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम्म। ओके। अभिमन्यु, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। पीवाईक्यू का कितना रोल रहता है? मतलब क्या हम बुक्स पढ़ के, मॉड्यूल्स बना करके या एनसीईआरटी पढ़ के, क्या दैट इज़ एनफ? पीवाईक्यूज का लाइक क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है? हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर समवन टू क्वालिफाई दिस एग्जाम? हाँ, प्री-वाईक्यू का तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसा होता है कि मैं बहुत ऐसा नहीं करूँ कि उसे बनाना कंपलसरी होते। बट हाँ, जैसे आप, एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे कभी तो मैं जब प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में था, मैं अपना बताता हूँ। तो उस टाइम मैं ऐसा करता था कि मैं बस टीचर से ये बोलता था कि आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन कराते रहो। मुझे ऐसा लगता था कि ये एडवांस बहुत हार्ड है। तो मैं सोचता था कि हार्ड 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 बनाता रहो, बहुत ज्यादा हार्ड। तो ये मतलब सफिशियंट होगी। बट कुछ दिनों के बाद मतलब मैं, जैसे आईआईटी वाले भैया आते हैं अपने कोचिंग में, सर से मिले तो उनसे बात करता था। तो वो लोग भी बताते थे कि अगर तुम पीवाई क्विज देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कैसा क्वेश्चन है। तो मैं स्टार्ट किया था उस टाइम। तो मुझे पता चला था कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो उस टाइम से मैं ये प्रैक्टिस करता था कि जैसे क्वेश्चन आते हैं मुझे वैसा बनाना है। मुझे ज़्यादा बना के वो 6 नंबर के अगर जे एडवांस के क्वेश्चन होंगे तो उसमें तो 12 मिल नहीं जाएगा, हुँ, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। तो मुझे पता चलने लगा कि हाँ, वैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं ऐसा ही बनाऊँगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जेईई मेंस के लिए तो मैं कहता हूँ कि करना ही चाहिए। अगर किसी बच्चे का बहुत बैकलॉग है या बहुत अभी पीछे है, उसे लग रहा है कि 4 महीनों में मैं जेईई मेंस दे दूँगा, तो उसके लिए तो ये सबसे प्लस पॉइंट होने वाली है, जो मैं भी बोलने वाला हूँ। आप अभी से जितना पीवाईक्यूज़ बना सकते हो उतना बनाओ, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही अल्टीमेट मोस्ट प्रोबेबली तो ये होता है कि रिपीट कर जाते हैं क्वेश्चन। डेटा रिपीट नहीं करता बट टाइप रिपीट करते हैं। और वो मैं खुद देखा हूँ कि क्योंकि आप बताओ खुद से कि अगर जेईई मीन्स 12 या 14 पेपर होती है, अब तो मुझे याद नहीं है कितने होते हैं एग्जैक्ट, और वो भी साल में 2 बार होती है। हुँ, तो इतनी पेपर के लिए उतना क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे वो लोग? तो मे बी रिपीट करती है क्वेश्चन, और आपको पता है 300 में अगर 150 भी नंबर आ जाती है तो मतलब डिसेंट सा कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि बनानी चाहिए। पीवाईक्यूज को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, उसी के साथ थोड़ा तो आप अगर देखो आपकी अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप पीवाईक्यूज थोड़ा ही बनाओ बट बनाओ। या सो पीवाईक्यूज़ इट्स लाइक अच्छा आप कितने साल का पीवाईक्यू रिकमेंड करना चाहेंगे? लाइक कितने साल का पीवाईक्यूज़ बनाना चाहिए? क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं ऐसा जैसे सोचते हैं कि 20 साल का 30 साल का पीवाईक्यूज़ बना देते हैं, तो क्या आपका कहना है? नहीं, मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जेई मेंस है तो जेई मेंस में तो मैं भी आपको पहले मेंशन किया कि जैसे एक साल में ही 24 पेपर हो जाते हैं दोनों, मतलब बहुत सब कुछ मिला के। तो 24 पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 5 to 7 ईयर मैक्सिमम बहुत है, मतलब जेई मेंस के लिए। ओके। और जे एडवांस में तो एक एक पेपर ही होते हैं हर साल, तो आप 10 साल तक बना सकते हो। ये मोर देन सफिशियंट है। हुँ, ओके। बहुत सारे बच्चों का सिंस इट इज़ स्पेशली फॉर द 12th स्टूडेंट एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए बात है कि अभी से बस 4 महीने बचे हुए हैं एंड एज्यूमिंग हम्म। कि 11th काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया है एंड वी कुड नॉट कंप्लीट दैट मच एंड इवन 12th की भी पढ़ाई हुई है, तो इट इज जस्ट के ऊपर ऊपर से पढ़ाई हो गया, बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाए हैं, अच्छे से ध्यान में नहीं है। सो लास्ट 4 महीने के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा कि लेट से आपका 11th रून हो गया, 12th भी काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति चल रहा है, सो ये लास्ट 4 महीने में ऐसा क्या करना चाहिए कि जेई मेन सेशन 1 में हम एटलीस्ट इतना स्कोर कर पाए कि कोई एनआईटी तक हमारा सिक्योर हो पाए? सो लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? हाँ, तो ठीक है, मैं बताता हूँ इस पे। जैसे ये आप जो मेंशन किया, मतलब कि एकदम आपने 2 साल में कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे वाली सिचुएशन ये बता रहे हो आप। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करूंगा कि जो मतलब खुद के अलग चैप्टर होते हैं, जैसे आप अगर बाय प्रोबेबिलिटी लेके बैठोगे पढ़ने, तो उसके लिए आपका बाइनोमियल आना चाहिए 11 का, तो वो आपसे बनेगा नहीं अच्छा से। तो मतलब जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं चैप्टर, उसे सबसे पहले आप कवर करो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप ये एलसीडी, लीनियर डिफरेंशिएशन, ये और फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स। ऐसे चैप्टर को आप जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो उसे आप पकड़ो और उसे खत्म करो। उसके पीवाईक्यू जितने अंदर तक लगा सकते हो वो लगाओ पीवाईक्यू, जेई मेंस का। और उसके सहारे आप नंबर बनाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 11 से खुद से पढ़ने लगा अलाइन दूसरे से हट के कि मैं पूरा 11 खत्म करूंगा देन 12 पढ़ूंगा या फिर 12 पूरा पढ़ूंगा। जैसे फिजिक्स में मान सकते हैं चार्जेस वाले चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होते हैं। हल्का उसमें फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आप अगर क्लास ये समय पढ़े होगे तो वो माइन्यूट सा होता है, हम्म, तो बना सकोगे। बट हाँ, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि जो मतलब मैं बताया आपको कि ऐसे अलग अलग चैप्टर पे ध्यान दो और उसके पीवाईक्यूज बनाओ। और मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट करूंगा, इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा कि आप, मैं ये कहता हूँ कि आप अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करो। मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होते हैं उसके आप टेस्ट बाय अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, और उसमें आप इम्प्रूवमेंट करो, उसमें इम्प्रूवमेंट करो धीरे धीरे। आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आसान है तो मैं इसे अगले बार में बना सकता हूँ। हम्म, जैसे मैं पीछे मेंशन किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आप वो भी करोगे तो थोड़े नंबर आ जाते हैं। मतलब मेरे साथ का मैं एक बार बताता हूँ बात। ऐसा था कि मेरे साथ प्रिपरेशन करता था मेरा दोस्त, तो उसके जेई मीन्स फर्स्ट में कुछ 84 85 ऐसा कुछ परसेंटाइल था, एग्जैक्ट मुझे याद है। बट उसने भी खुद की दम पे पीवाईक्यू से लगा लगा के दो, ये जो बीच के 2 3 महीने होती है जेई मीन 1 से जेई मीन 2, उसने भी 97 और या 98 के आसपास परसेंटाइल ले आई थी। तो मतलब होती है, आप कर सकते हो जेई मीन्स में, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं होती कि आप हम्म, नहीं होगा 4 मंथ में नहीं होगा, ऐसा आपको नहीं फील होना चाहिए। ओके। ओके, सो थैंक यू अभिमन्यु, आपने काफ़ी सही चीज़ें बताई, पर मैं इसको समराइज करता हूँ कि लास्ट के 4 महीने में क्या 4 मंथ में क्या करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस्ड हो जाइए पीवाईक्यू पे, बिकॉज पीवाईक्यू वो चीज़ है जो एनटीए पूछती है, इट इज़ नॉट समथिंग जो आपकी कोचिंग पूछ रही है या फिर कोई भी क्वेश्चन सेट कर रहा है।
आप अगर एनटीए के क्वेश्चंस ही सोल्व कर रहे हो तो इट्स लाइक कि आप सीधा जेई मेंस के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हो। इट इज जस्ट कि आप उस लोकेशन पे नहीं हो, उस टाइमिंग पे नहीं हो, पर आप जेई मेंस के एग्जाम का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। सो पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। एंड जैसा अभी मन्नू ने बताया कि ईच ईयर काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं, 2 सेशंस होते हैं, हर एक सेशन में 5 दिन 6 दिन एग्जाम चलती है, उसमें भी 2-2 शिफ्ट होते हैं। सो इट इज़ मोर देन 20 पेपर्स रफली ईच ईयर। एंड इतने सारे पेपर्स इतने सालों से एग्जाम्स हो रही है, सो वो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। इट मे बी कि डेटा सेम ना हो पर क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। सो यू शुड सोल्व ऑल दोज एग्जाम्स। अगर 5 साल 10 साल का अगर आपने पीवाईक्यूज कर रखा है तो आपको ये मालूम होगा कि कौन से क्वेश्चंस वो हर साल रिपीट कर रहा है। एंड आप उस पैटर्न को समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे सोल्व करना है। एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड, इसकी जब 4 महीने की बात है तो यू शुड फोकस ओवर गेटिंग मार्क्स रेदर देन जस्ट एक्यूमुलेटिंग दोज नॉलेज। आप ट्राई अभी के लिए तो आप ट्राई ये कीजिए कि क्वेश्चंस, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, लेट से करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा ना कवर करने के बदले करंट इलेक्ट्रिसिटी के जिस पार्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आती है, आप उस पार्टिकुलर टॉपिक को कमांड कर लीजिए। इससे हुआ कि 4 महीने में सिलेबस तो बहुत बड़ा है पर आपका सिलेबस वो कन्वर्ज हो जाएगा एंड छोटा हो जाएगा। आप स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस कर रहे होंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एंड आप उसको सोल्व कीजिए। एंड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस बना रहे हो तो इट्स लाइक यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पूछे जाएंगे। ओके, अभी मेन्यू एक और क्वेश्चन है। क्या आप कुछ चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, मे बी 2-2 3-3 चैप्टर्स के नाम जो कि इट्स लाइक हॉट चैप्टर्स, जिससे कि क्वेश्चंस एनटीए ऐसा है कि नहीं इससे तो क्वेश्चन पूछना ही है, नहीं कैसे पूछूंगा। सो वैसे 2-3 चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं क्या जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता हो, इंपॉर्टेंस रखता हो? हाँ हाँ यार, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है कि मुझे तो अभी पूरी चीजें याद नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर जो मैं बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, और मतलब वो एक फिजिक्स में वो हो गए, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आते हैं और आपसे बन जाएंगे, ऐसा होता है। एक मतलब अगर आपकी एनएलएम अच्छी है, 11 क्लास की एनएलएम जो कि आसान होती है, अगर आप पढ़े होंगे तो उससे भी कभी कभी नॉर्मल आ जाते हैं, कभी कभी मोशन से आ जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे क्वेश्चन। ये सब मैं बता रहा हूँ आसान चैप्टर, जिसपे आप कमांड कर सकते हो 1-2 दिन में अगर टाइम दिए तो। फिर जो 12 की चैप्टर होती है, वो मॉडर्न फिजिक्स, हाँ ये एग्जैक्टली मॉडर्न फिजिक्स, तो आप मतलब आसानी होती है। आप जो केमिस्ट्री में हल्का पढ़ते हो और फिजिक्स में कहीं पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स आप अगर बना लो, उस वो केमिस्ट्री का भी हो जाएगा, इधर का भी हो जाएगा। तो मतलब ये फिजिक्स का हो गया। और केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक तो आप याद ही कर लो। जैसे मतलब मेरे टाइम में होता था कि सर ने बोल देते थे कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो आप 20 बार पढ़ लो बुक को, 20-30 बार पढ़ लो। तो आप ऐसे कर सकते हो कि हाइड्रोजन चैप्टर को आपने 10 बार पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगी। मतलब इनऑर्गेनिक आप सारे ब्लॉक वाले अगर चैप्टर अब आ रहे हैं, तो मुझे तो पहले आती थी, अभी का पता नहीं है, सिलेबस के साथ मैं अलाइन नहीं हूँ। तो अगर उस टाइम अगर अभी आ रही है तो आप पी ब्लॉक ये सब पढ़ सकते हो, मतलब तो ये इनऑर्गेनिक आएगी अच्छे से शायद। कंप्लीट कर दो। हाँ, तो अगर जो आ रही होगी इनऑर्गेनिक की वो कंप्लीट करें। ऑर्गेनिक में भी बहुत आसान सारे चैप्टर होते हैं, जैसे मतलब ऑर्गेनिक तो ऐसा कि आप रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो आप अगर वो नहीं पढ़े हो तो अगला नहीं बनेगा आपसे, ये होता है। तो बट अगर आगे के कुछ चैप्टर जो होती है उसे आप पढ़ लो तो मतलब आसान होती है। और फिर सॉल्यूशन पढ़ सकते हो 12 चैप्टर की, वो भी आसान चैप्टर है केमिस्ट्री का। और मैथ में मैं मेंशन किया था एलसीडी, ज्योमेट्री वाले पूरे चैप्टर पढ़ लो उसमें से। और फिर अगर हो सके तो आप सीक्वेंस सीरीज, ये सब भी आसान है, जो मतलब अलग से ही होती है, सीक्वेंस सीरीज से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब आप अगर ये सब पढ़ लो तो हो जाती है। और आप, मैं बता पीवाई कुछ करो, उसमें जो लगे कि ये टॉपिक से हमेशा आ रही है क्वेश्चन फ्रीक्वेंट, देन आप उसे निकाल के पढ़ लो, बस यही कर सकते हो। इन शॉर्ट लाइक केमिस्ट्री से सॉल्यूशंस हो गए, आई थिंक काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। हाँ या थर्मोडायनेमिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इट्स लाइक कि केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, मॉडर्न फिजिक्स भी सेम केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है, मे बी साइन चेंज हो रहा हो या थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, बट ऑलमोस्ट चीजें सेम होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक कॉनिक सेक्शंस हो गए, सर्किल्स हो गए, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एंड देन आफ्टर कैलकुलस तो ऑफकोर्स करना ही होगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कैलकुलस से भी ज्यादा इजी है सीक्वेंस सीरीज, ये सारे क्वेश्चंस करना। एंड फ्रॉम फिजिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। रोटेशन मोशन से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सो वो भी ट्राई कर रोटेशन सकते मोशन हैं। से आते हैं hard। ओके, पर हाँ, इन हाँ शॉर्ट में सिलेबस के बारे में एक टिप्पणी करना चाहूँगा। वो ये कि सिलेबस में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारी चीज़ें आए, बिकॉज मैं रियल फैक्ट्स बताता हूँ जेई मेंस में। सो इवन इन जेई मेंस 1 अगर आपके स्कोर आउट ऑफ लाइक 300 मार्क्स, तो अगर आपके मार्क्स अराउंड 150 भी है, सो यू विल बी गेटिंग अराउंड 98 to 99 परसेंटाइल। सो हाँ, अगर पेपर हार्ड होती है तो आप या 99 तक भी जा सकते हो।
बट अगर मॉडरेट पेपर या इजी टू मॉडरेट में आती है तो आपको 97 के पास आ जाती है, मतलब ऐसी सो द थिंग इज परसेंटाइल। कि अगर 300 में अगर 150 नंबर लाने पे 97 98% आ रही है, सो इट मींस कि यू हैव टू कवर जस्ट 50% सिलेबस। पर हाँ, 50% सिलेबस की एफिशिएंसी 100% तो नहीं होती है। सो यू शुड फोकस ओवर 70% 80% सिलेबस। अगर आपने उतने पे कमांड कर रखा है, तो अगर 70-80% कमांड है, देन 50% का अगर परफॉर्मेंस वहां रहा, तो स्टिल यू विल बी गेटिंग 97-98% एंड दैट्स अ प्रीटी गुड परसेंटाइल टू गेट इनटू अ टॉप कॉलेज। So it's not necessary to cover all the syllabus. Just cover whatever you feel are the most important and do just be choosy a bit कि चूज करके पढ़ाई करें, जिससे कि हमें मार्क्स बूस्ट हो सके। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे कवर करते रहे। मैं तो एक बात बताता हूँ, मतलब जैसे आप सच में जेई की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप की होगी तैयारी, मतलब सही में की होगी मेहनत से, तो बोर्ड की तैयारी करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप मतलब उससे हो जाती है। क्योंकि हम, मेरे टाइम में ऐसा था कि मेरे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद ऐसा था सिचुएशन, उस टाइम मेरी बोर्ड चल रही थी और उसी टाइम जेई एडवांस थी, जेई मेंस थी, फर्स्ट सीजन शायद, हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि आप उसके लिए अलग से तैयारी करो। जैसे मैं आपको मेंशन किया था कि अगर आप बोर्ड के लिए कोई चीज आसान चैप्टर पढ़े होगे इन 11 या मतलब पहले 11 के लिए, तो आप यहाँ पे भी उसे कर सकते हो। तो मतलब अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी नहीं की हो, तो देन आपको उस सारे चैप्टर पर पढ़ाई करना होगा, और ये मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप सारे चैप्टर अगर धीरे धीरे से भी बोर्ड का पढ़ रहे हो, तो आपको जेई मेंस की कुछ आसान क्वेश्चन इजीली बन जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। Okay, yeah, that's good thing to mention. ओके, सो इफ यू आर ए जेई और ए नीट एस्पिरेंट्स, आप ध्रुवा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सीधा आईआईटी एंड एम्स के स्टूडेंट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड वो आपको रेगुलर मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। वो आपको कंसिस्टेंटली हेल्प करेंगे कि आपको पीवाईक्यूज कैसे सोल्व करने हैं, बैकलॉग कैसे कवर करने हैं, देन आफ्टर आप टेस्ट में मार्क्स कैसे बूस्ट कर सकते हो। एंड वन मोर इशू इज दैट दे आर अनएबल टू कवर देयर डेली टारगेट्स। सो आपके लिए वो डेली टारगेट सेट करते हैं, आपके डेली टारगेट्स पे वो ट्रैक करते हैं कि आपने कितना अचीव किया, आपको आगे कितना करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्रुवा मेंटोरशिप में मिलती है। साथ साथ आपको 24/7 चैट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप किसी भी समय आप अपने मेंटोर को मैसेज कर सकते हो। एंड आपके मेंटोर ऑफ कोर्स आईआईटी एम से ही होंगे, जो ऑलरेडी उस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड यू आर स्टडिंग, सो आपको जो कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन जस्ट टेक्स्ट देम एंड दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू, दे विल रिजोल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स विच यू मे बी फेसिंग। एंड इसके बाद दिस इज लास्ट 4 मंथ्स फॉर द जेई एस्पिरेंट्स स्पेशली। सो आपको वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर एक शेड्यूलिंग कर देंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बूस्ट कर सकते हो। So you can visit our mentorship program on mydruvamentors.com, and for any query you can contact us at 9082287379. So you can contact on that number and we will be there to help you. Thank you.